हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सबका ग्लोबल केमिस्ट्री क्लासेस बाय अमरदीप सर में स्वागत है। तो इसी के साथ हम शुरुआत करते हैं। लास्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग जनरल सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर पढ़ा था और इसके अलावा सॉल्यूट और सॉल्वेंट के नेचर के आधार पे, अर्थात सॉल्यूट वोलेटाइल, नॉन वोलेटाइल, सॉल्वेंट वोलेटाइल, नॉन वोलेटाइल, इस आधार पे अलग अलग सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या होगा इसके बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। लास्ट क्लास में मैंने आपको इसके लिए पहला केस पढ़ाया था। इसमें पहला केस हम लोग पढ़े थे वैसे बाइनरी लिक्विड सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर जिसमें सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल हो और सॉल्वेंट आपका वोलेटाइल हो। ये पहला केस हम लोग पढ़े थे और इस पहले केस के आधार पे हमने आपको कुछ क्वेश्चंस भी कराए थे और अपने असाइनमेंट का 1 से 4 और 10 से 15 मैंने आपको क्वेश्चन भी दिया था करने के लिए। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग से बन गया होगा। अगर नहीं बना तो आज के इस वीडियो लेक्चर के अंत में मैं कुछ क्वेश्चन कराऊंगा। ओके, तो इसी के साथ हम लोग शुरुआत करते हैं केस 2। तो केस 2 है हमारा केस 2, वेपर प्रेशर ऑफ बाइनरी लिक्विड सॉल्यूशन containing both solute and solvent are volatile। मतलब हम लोग ऐसे बाइनरी लिक्विड सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर पढ़ेंगे जिसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का दोनों क्या हो, वोलेटाइल। पहला केस हम लोग पढ़े थे सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल, सॉल्वेंट वोलेटाइल। आज हम लोग पढ़ रहे हैं सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों वोलेटाइल। कुछ बच्चे ये भी सोच रहे होंगे कि सर केस तीसरा भी आएगा जिसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का दोनों नॉन वोलेटाइल। ऐसा नहीं होगा, केस तीसरा एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, क्योंकि अगर दोनों नॉन वोलेटाइल हो गया तो अभी उसका वेपर बनेगा नहीं और वेपर बनेगा नहीं तो प्रेशर लगेगा नहीं, तो वेपर प्रेशर सॉल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो हम लोग केस सेकंड पढ़ेंगे। तो केस सेकंड सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या है, दोनों का दोनों वोलेटाइल। इसके लिए हम क्या करते हैं, एक सॉल्यूशन लेके आते हैं, ठीक है, जिसमें दो कंपोनेंट और एक सॉल्यूट एक सॉल्वेंट और दोनों आपका वोलेटाइल। तो हम लोग एक क्लोज कंटेनर लेके आते हैं। ये हम लोगों ने एक क्लोज कंटेनर लाया जिसमें एक सॉल्यूशन लेके आते हैं दो कंपोनेंट का, ए और बी कंपोनेंट का बना हुआ, ठीक है। ये सॉल्यूशन का सरफेस एरिया हो गया। ये आपका ए और बी दो कंपोनेंट है इसमें, ठीक है, दोनों का दोनों क्या है, वोलेटाइल है। तो मान लेते हैं लेट ए आपका है सॉल्यूट, ए क्या है, सॉल्यूट, इसका नेचर क्या है, वोलेटाइल। बी आपका क्या है, सॉल्वेंट, और ये इसका नेचर भी क्या है, वोलेटाइल। दोनों वोलेटाइल केस के अकॉर्डिंग, ठीक है, दोनों वोलेटाइल। अच्छा, और अगर दोनों वोलेटाइल है, ऑब्वियस है दोनों का वेपर बनेगा ऊपर में, और अगर दोनों का वेपर बनेगा तो इसमें ए और बी दोनों के मॉलिक्यूल आएंगे। जब ये लिक्विड सॉल्यूशन और उसका वेपर एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम पे आएगा, इक्विलिब्रियम पे, तो वेपर के द्वारा जो प्रेशर लगेगा इसके सॉल्यूशन के सरफेस पे, उस प्रेशर को हम लोग क्या बोलेंगे, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन बोलेंगे, पी, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। और इसी पी को हमको कैलकुलेट करना है, ठीक। इसके बाद हम लोग जैसे कि आप ए और बी दो कंपोनेंट का एक सॉल्यूशन है, तो ऑब्वियस है ए का कुछ मोल फ्रैक्शन रहा होगा, बी का कुछ मोल फ्रैक्शन रहा होगा। तो ए के मोल फ्रैक्शन को हम लोग मान लेते हैं एक्स से। देखो एक चीज ध्यान रखो कि मोल फ्रैक्शन जब कभी भी अगर आपको लिक्विड फेज में मानना है तो उसको x से आप मानेंगे। तो XA एंड XB आर मोल फ्रैक्शन ऑफ A एंड B किसमें, इन लिक्विड फेज। लिक्विड फेज में A और B का मोल फ्रैक्शन है, और यही A और B जब इवेपोरेट होकर के वेपर का फॉर्मेशन करता है ऊपर वाले में, A और B, तो A और B ऊपर में है तो A और B का भी वेपर फेज में कुछ मोल फ्रैक्शन होगा। तो वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन को हम लोग Y से रिप्रेजेंट करेंगे ताकि आपको है ना डिफरेंशिएट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं। तो A का मोल फ्रैक्शन मान लेते हैं YA और B का मोल फ्रैक्शन मान लेते हैं YB। तो इसका मतलब YA एंड YB क्या है, आर मोल फ्रैक्शन, ठीक है, ऑफ A एंड B किसमें, इन वेपर फेज, इन वेपर फेज। वेपर फेज में क्या मान लेते हैं हम लोग, y भी मोल फ्रैक्शन मान ली A और B का, ठीक है, यहां तक तो चलेगा। इसके बाद आते हैं, जब हमको निकालना है सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर P निकालना है,
तो सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होगा वो कैसे निकालेंगे हम लोग? सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होगा वो ए और बी दोनों के मॉलिक्यूल के द्वारा लग रहा है। तो ए का कुछ प्रेशर कंट्रीब्यूशन होगा और बी का भी कुछ प्रेशर का कंट्रीब्यूशन होगा, तो दोनों के पार्शियल प्रेशर को अगर हम लोग जोड़ देते हैं तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन निकल जाएगा। तो यही काम करेंगे, है ना। अब सवाल है कि पार्शियल प्रेशर कैसे निकालेंगे? तो पार्शियल प्रेशर के लिए वो रॉल्स लॉ पढ़े थे, तो देखते हैं जरा। फ्रॉम रॉल्स लॉ के अकॉर्डिंग ए का पार्शियल प्रेशर कितना होगा? पी बराबर लिखेंगे उसका प्योर एक के प्योर पार्शियल प्रेशर वही वेपर प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड फेज, जो कि माने x से, ये पढ़े थे हम लोग। बी का जो पार्शियल प्रेशर होगा वो बी के प्योर वेपर प्रेशर मतलब पीवी नॉट, है ना, पीवी नॉट, और इनटू बी के मोल फ्रैक्शन किस फेज में? लिक्विड फेज x में, ठीक है, x भी हो जाएगा। अच्छा, तो नाउ इसलिए वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर हम लोग माने P, तो P बराबर कितना हो जाएगा? P बराबर PA प्लस PB। इंडिविजुअल जो पार्शियल प्रेशर है उसको जोड़ देंगे तो टोटल प्रेशर हमारा अर्थात वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा। तो P बराबर PA, PA की जगह कितना लिख सकते हैं? PA नॉट इनटू XA प्लस PB नॉट इनटू XB, PB नॉट इनटू XB। ये जो आपका फॉर्मूला आया है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये फॉर्मूला में क्या है? P आपका वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है, PA नॉट क्या है आपका? A का प्योर वेपर प्रेशर है, XA मतलब मोल फ्रैक्शन, ठीक है, ये लिक्विड फेज A का, और PB नॉट क्या है? B का प्योर वेपर प्रेशर है, और XP क्या है आपका? मोल फ्रैक्शन B का है किस फेज में? लिक्विड फेज में, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूला आया है ये फॉर्मूला आपका क्या है? ठीक है, मतलब बाइनरी लिक्विड सॉल्यूशन जिसमें सॉलिड सॉल्वेंट क्या हो, वोलेटाइल हो, तो प्रेशर निकालने का, ठीक है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन निकालने का ये फॉर्मूला आपके पास आया है, ठीक है। अब देखो क्या है कि अगर मान लो कि किसी क्वेश्चन में अगर ये केस आप कंफर्म हो जाते हो कि उसमें सॉलिड और सॉल्वेंट दोनों का दोनों क्या है? वोलेटाइल है, दोनों वोलेटाइल है। तो ऑब्वियस है, अब बोला गया कि आप बताइए कि प्रेशर कितना होगा, ठीक है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा। तो आप क्या करोगे? P बराबर PA नॉट इनटू XA प्लस PB नॉट इनटू XB, मतलब ये फॉर्मूला लगाओगे। अब देखो क्या है कि अगर मान लो कि क्वेश्चन में, है ना, A और B मतलब मान लो दो कंपोनेंट है, उन दोनों कंपोनेंट का प्योर वेपर प्रेशर दिया हुआ है और मोल फ्रैक्शन लिक्विड फेज में दिया हुआ है, तब तो आप आराम से आपके लिए क्वेश्चन क्या हो जाएगा? फॉर्मूला पुटिंग हो जाएगा। मतलब PA नॉट दिया और PB नॉट दिया हुआ है, XA और XB मतलब लिक्विड फेज में मोल फ्रैक्शन भी दिया हुआ है, तो डायरेक्ट इस फॉर्मूला रख करके हम लोग टोटल प्रेशर निकाल लेंगे सॉल्यूशन का, आराम से निकल जाएगा। लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन में क्या है ना, बहुत सारे क्वेश्चन में ये देखा गया कि लिक्विड फेज में मोल फ्रैक्शन ना दे करके, लिक्विड फेज में XA XB ना दे करके वेपर फेज का मोल फ्रैक्शन देता है, अर्थात YA YB देता है। और आपको पता है कि YA का डायरेक्ट रिलेशन XA से नहीं है, चाहे YB का डायरेक्ट रिलेशन XB से नहीं है। अर्थात मैं ये कहना चाहता हूं कि मोल फ्रैक्शन लिक्विड फेज में जो है मोल फ्रैक्शन, उसका वेपर फेज के मोल फ्रैक्शन से कोई डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं है, और अभी तक मैंने कोई रिलेशन आपको पढ़ाया भी नहीं है कि नहीं। तो अभी से क्वेश्चन हमारे लिए कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, क्वेश्चन हमारा रुक जाएगा, हमारा क्वेश्चन बनेगा नहीं। तो अगर उस क्वेश्चन को हमको बनाना है तो इसके लिए फिर से एक नया रिलेशन डेवलप करना होगा, जिसमें हम लोग टोटल प्रेशर किसके टर्म्स में निकालना होगा हमको? वेपर फेज के मोल फ्रैक्शन के टर्म्स में। अब वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन के टर्म्स में, अर्थात YA YB के टर्म्स में हमको निकालना होगा। अब क्या है कि उसको निकालने के लिए हमको डाल्टन्स लॉ का सहारा लेना पड़ेगा। डाल्टन्स लॉ, आप लोग जो बच्चे 11th क्लास पढ़े होंगे उनको याद होगा, स्टेट ऑफ मैटर एक चैप्टर था, गैसेस स्टेट जिसको बोलते हैं हम लोग। उस चैप्टर में एक आप लोग नियम पढ़ते हैं, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। तो डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर को ही हम लोग यूज करके हम लोग रिलेशन डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले तो मैं एक बात बताता हूं आपको कि बहुत सारे बच्चे जो 11th क्लास पढ़े हैं उन्हें पता होगा कि डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर क्या है, ठीक है। और आज हम लोग राउल्स लॉ भी पढ़े हैं, राउल्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। तो बच्चे के दिमाग में ये बात जरूर खटक रही होगी कि सर राउल्स लॉ और डाल्टन्स लॉ दोनों तो पार्शियल प्रेशर का ही कॉन्सेप्ट है, तो अंतर
हमको पता चलना चाहिए कि डाल्टन्स लॉ और राउल्स लॉ में अंतर क्या है। मतलब हमको ये कैसे पता चलेगा कि कब हम लोग राउल्स लॉ पार्शियल प्रेशर लगाएंगे और कब हम लोग डाल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर लगाएंगे, क्योंकि इन दोनों तो पार्शियल प्रेशर का ही कॉन्सेप्ट है। तो कब हम लोग डाल्टन्स लॉ लगाएंगे और कब हम लोग पार्शियल प्रेशर लगाएंगे, सॉरी ये राउल्स लॉ लगाएंगे। तो मैं आपको कहना चाहता हूं ये कि राउल्स लॉ और डाल्टन्स लॉ में बेसिकली दो सबसे बड़ा अंतर है। दो, पहला सबसे बड़ा अंतर ये है कि राउल्स लॉ लिक्विड सॉल्यूशन के लिए एप्लीकेबल होता है। मैंने पहला लाइन लिखाया था राउल्स लॉ के समय में कि राउल्स लॉ जो होता है वो डिफाइंड फॉर लिक्विड सॉल्यूशन, ये मैंने लिखा था, लिक्विड सॉल्यूशन के लिए डिफाइन होता है। और जबकि आपका जो डाल्टन्स लॉ है वो आपका गैसेस मिक्सचर के लिए डिफाइन होता है, गैसेस मिक्सचर के लिए डिफाइन होता है। यहां जो हम लोग सिस्टम लेके आए हैं ना, उसमें आपको यहाँ पे दो तरह का सिस्टम देखने को मिल सकता है, लिक्विड सॉल्यूशन भी और आपको गैसेस मिक्सचर भी देखने को मिल सकता है। कैसे, मैं आपको बस दिखाता हूं। जैसे देखो, ये एक लिक्विड का सॉल्यूशन है, ठीक है, और ये लिक्विड सॉल्यूशन जब इवेपोरेट होकर के वेपर का फॉर्मेशन किया और ये दोनों जब एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम पे आया तो इसके द्वारा जो प्रेशर लगता है, ठीक है, ये वेपर के द्वारा लिक्विड के सरफेस पे, तो इसको कौन डिफाइन करता है, राउल्स लॉ। मतलब पूरे सिस्टम के लिए राउल्स लॉ एप्लीकेबल है। अच्छा, अब मैं आपको दिखाता हूं कि इसमें आप लोग चाहो तो डाल्टन्स लॉ भी लगा सकते हो। डाल्टन्स लॉ थोड़ा सा मैं रिकॉल करा देता हूं। डाल्टन्स लॉ बच्चे जो पढ़े होंगे, डाल्टन्स लॉ ये पढ़ा होगा बच्चा कि अगर दो या दो से ज्यादा गैसियस मिक्सचर का एक सिस्टम हो और एक गैस दूसरे गैस के साथ अगर रिएक्ट नहीं करता हो तो टोटल जो प्रेशर होगा, है ना, उस गैस के द्वारा जो टोटल प्रेशर होगा प्रत्येक गैस के पार्शियल प्रेशर के सम के बराबर होगा। और एक गैस का जो पार्शियल प्रेशर होता है उस गैस, ठीक है, एक गैस का जो पार्शियल प्रेशर होता है उसका मोल फ्रैक्शन, उस गैस का मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर के बराबर होता है। ऐसा हम लोग पढ़े हैं, ठीक है। तो मैं आपको दिखा दूं कि ये जो ऊपर वाला जो सिस्टम है, ऊपर वाला ये अगर सिस्टम देखा जाए तो ऊपर वाला अगर नीचे वाला को ढक देते हैं तो ऊपर वाला सिस्टम आपको क्या दिख रहा है कि ए और बी, ए ये वेपर फॉर्म में है, बी भी वेपर फॉर्म में है, तो एक कंटेनर है जिसमें ए और बी दो वेपर है यहाँ पे, मतलब अर्थात गैस का मिक्सचर है। तो कहीं ना कहीं ऊपर में आप डाल्टन्स लॉ भी लगा सकते हो। तो पहला तो अंतर ये हो गया कि सबसे बड़ा अंतर कि राउल्स लॉ लिक्विड सॉल्यूशन के लिए एप्लीकेबल है जबकि डाल्टन्स लॉ गैसेस मिक्सचर के लिए एप्लीकेबल है, पहला। दूसरा सबसे बड़ा अंतर ये है कि दोनों के फॉर्मूलाज में भी अंतर है। कैसे, डाल्टन्स लॉ के अकॉर्डिंग, याद करो जरा, डाल्टन्स लॉ के अकॉर्डिंग पार्शियल प्रेशर बराबर होता है मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर, मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। और मोल फ्रैक्शन कौन सा वाला, गैसियस फेज वाला, ठीक है। और जबकि राउल्स लॉ जब हम लोग पढ़ते हैं तो राउल्स लॉ के अकॉर्डिंग किसी भी, ठीक है, कंपोनेंट का जो पार्शियल प्रेशर होता है वो बराबर होता है उस कंपोनेंट के प्योर वेपर प्रेशर P नॉट इनटू उसी कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन, लेकिन किस फेज में, लिक्विड फेज में। तो देखो अंतर ये है ना, सबसे बड़ा बेसिकली अंतर ये है कि डाल्टन्स लॉ केस में जो मोल फ्रैक्शन आ रहा है वो वेपर फेज का आ रहा है, मतलब गैसियस फेज का मोल फ्रैक्शन, और जो राउल्स लॉ का जो मोल फ्रैक्शन आ रहा है राउल्स लॉ के पार्शियल प्रेशर में, वो जो मोल फ्रैक्शन वो लिक्विड फेज का मोल फ्रैक्शन है, ठीक है। तो ये दो बेसिकली अंतर है इन दोनों में, तो इन दोनों से आप डिफरेंशिएट कर सकते हो। अच्छा, एक चीज जो है इन दोनों का सेम है, सेम ये कि दोनों के द्वारा जो प्रेशर दिया गया है ना, पार्शियल प्रेशर, वो दोनों एक ही पार्शियल प्रेशर है, अर्थात दोनों सेम है, बराबर है। कैसे, इसको मैं आपको महसूस कराता हूं। जैसे समझो, जैसे पहले मैं आपको राउल्स लॉ समझाता हूं। राउल्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या है कि ए और बी एक सॉल्यूशन है, ठीक है। अब क्या हुआ कि जब ये इवेपोरेट हुआ, वेपर का फॉर्मेशन किया, तो ए और बी मॉलिक्यूल भी इस वेपर में शामिल है, ठीक है। तो अब क्या है कि जब ये वेपर और लिक्विड इक्विलिब्रियम पे आ गया, इक्विलिब्रियम का साइन यहां दिखा, इक्विलिब्रियम पे आ गया, तो ए और बी ईच कंपोनेंट के मॉलिक्यूल के द्वारा जो इसके ऊपर प्रेशर लग रहा है, लिक्विड के सरफेस पे जो प्रेशर लग रहा है, आप उसी प्रेशर को बोलते हैं राउल्स लॉ का पार्शियल प्रेशर, जिसको आप डिफाइन किए P बराबर P नॉट इनटू x से, ठीक है। अगर आप पल भर के लिए नीचे वाला सिस्टम को भूल जाएंगे, अगर हम नीचे वाले सिस्टम को भूल गए तो पूरा जो ऊपर वाला सिस्टम है वो कैसा है, सिर्फ गैसियस मिक्सचर है उसमें। अब इसमें हम डाल्टन्स लॉ लगाएंगे तो देखो डाल्टन्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा कि ए का जो प्रेशर लगेगा, ए के द्वारा जो प्रेशर लगेगा अर्थात पार्शियल प्रेशर लगेगा, उस ए का मोल फ्रैक्शन इस केस में, और अर्थात y है ना, ए का मोल फ्रैक्शन गैसियस फेज में कितना y इनटू टोटल प्रेशर मतलब P के बराबर होगा। तो आपको ये लगता है कि जो पार्शियल प्रेशर होगा वो क्या होगा कि जो आप ए का कंसीडर कर रहे हो, तो मतलब ये हुआ कि ए के मॉलिक्यूल के द्वारा इस सरफेस पे, ठीक है,
या अगर मान लो लिक्विड यहाँ पे है, लिक्विड की जगह पे अगर हम कंटेनर रख देते हैं, यहाँ पे कंटेनर का वॉल होता तो उतना ही प्रेशर एग्जर्ट करेगा ना जितना कि प्रेशर अभी लिक्विड के सरफेस पे लगा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं डाल्टन्स लॉ के द्वारा जो पार्शियल प्रेशर दिया गया है और रॉल्स लॉ के द्वारा जो पार्शियल प्रेशर दिया गया है, ये दोनों पार्शियल प्रेशर सेम है, बराबर है, एक ही जैसा है, दोनों को हम इक्वेट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग इक्वेट करके आगे हम लोग क्या करेंगे, रिलेशन डेवलप करेंगे। ठीक है, जो बच्चे और डाल्टन्स लॉ 11th क्लास में नहीं पढ़े हैं तो मैं यहाँ पे डाल्टन्स लॉ का प्रूफ भी कर देता हूँ, यहाँ पे प्रूविंग भी दिखा देता हूँ, और डाल्टन्स लॉ क्या है ये सब मेंशन यहाँ कर देते हैं थोड़ा। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे नाउ फॉर वेपर फेज, क्योंकि डाल्टन्स लॉ किसके लिए एप्लीकेबल होगा, वेपर फेज के लिए एप्लीकेबल होगा, गैसेस मिक्सचर के लिए एप्लीकेबल होगा। ठीक है, फॉर वेपर फेज इसमें देखते हैं जरा। तो पहले तो डाल्टन्स लॉ के अकॉर्डिंग पार्शियल प्रेशर कितना हम लोग पढ़े थे, फॉर वेपर प्रेशर फॉर वेपर फेज फ्रॉम डाल्टन्स लॉ। डाल्टन्स लॉ से हम लोग पढ़े थे पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट, पार्शियल प्रेशर बराबर कितना, मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज इनटू कितना, टोटल प्रेशर इनटू टोटल प्रेशर। ये हम लोग पढ़े थे। किसी भी कंपोनेंट का जो पार्शियल प्रेशर होता है वो मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज इनटू टोटल प्रेशर के बराबर होता है, ऐसा डाल्टन्स लॉ के अकॉर्डिंग आता है। ठीक, अब ये कैसे, इसको प्रूफ करते हैं। प्रूफ करने के लिए क्या करते हैं कि इस दो कंपोनेंट का जो ऊपर वाला सिस्टम है इसको उठाकर लाते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं रहेगा, इसमें ए और बी है, ए और बी है, तो मान ही लेते हैं यहां पे लेट ए गैसियस मिक्सचर ऑफ टू कंपोनेंट ऑफ ए एंड बी, एक गैसियस मिक्सचर ऑफ टू कंपोनेंट्स ऑफ ए एंड बी। ठीक है, ए और बी का एक गैसेस मिक्सचर है। ठीक है, अगर एक से ज्यादा गैस अगर किसी कंटेनर में है तो सब गैस के लिए दो चीजें जो है फिक्स्ड होगा, पहला वॉल्यूम, दूसरा टेम्परेचर। तो ए और बी के लिए वॉल्यूम और टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है, तो लिख सकते हैं एट कांस्टेंट टी एंड वी। टेम्परेचर और वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट है, क्योंकि गैस का अपना वॉल्यूम नहीं होता, गैस जिस कंटेनर में होता है उस कंटेनर के वॉल्यूम के बराबर गैस का वॉल्यूम होता है, तो ए का भी उतना ही वॉल्यूम होगा जितना कि बी का वॉल्यूम होगा। अच्छा, दूसरी बात ये टेम्परेचर, तो ए जितना ठीक है, ए जितना, जैसे अगर ए और बी एक ही कंटेनर में है तो ऑब्वियस है दोनों का टेम्परेचर भी क्या होगा, सेम होगा, मतलब ए को छूने पे जितना हीट का एहसास होगा उतना ही हमको बी को छूने के बाद भी हीट का एहसास होगा, क्योंकि एक ही कंटेनर में है। ठीक है, इस हिसाब से कांस्टेंट टेम्परेचर है वॉल्यूम, टेम्परेचर और वॉल्यूम क्या होगा, कांस्टेंट होगा। अब आते हैं फॉर ए कंपोनेंट, फॉर ए कंपोनेंट के लिए हम लोग आइडियल गैस इक्वेशन लगाते हैं, सारे बच्चे पढ़ेंगे आइडियल गैस इक्वेशन, पीवी बराबर एनआरटी। तो ए के लिए लगाओगे तो ए के लिए जो प्रेशर होगा उसको टोटल प्रेशर नहीं बोलेंगे, पार्शियल प्रेशर, क्योंकि ए का कुछ कंट्रीब्यूशन होगा, तो हम लोग लिखेंगे पी ए इंटू वी, ये तो वी लिख सकते हैं हम लोग क्योंकि दोनों के लिए वॉल्यूम ये रहेगा, एन ए के लिए है ना, मतलब ए का मोल एन ए आर और टेम्परेचर टी लिख दिए। उसी प्रकार फॉर बी कंपोनेंट के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, पीबी, बी कंपोनेंट के लिए पार्शियल प्रेशर कितना, पीबी, और वॉल्यूम कितना लिखेंगे, वी, क्योंकि दोनों के लिए वॉल्यूम क्या है, सेम है, और उसके बाद मोल को लिखेंगे एनबी, क्योंकि मोल दोनों का अलग अलग हो सकता होगा, आर कांस्टेंट है, टी तो दोनों के लिए सेम है, टीबी क्या है, कांस्टेंट है। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, इसको इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। फिर इसके बाद आते हैं फॉर गैसियस मिक्सचर। इस बार जो आइडियल गैस इक्वेशन लगाएंगे वो गैसियस मिक्सचर के लिए लगाएंगे, फॉर गैसियस मिक्सचर। तो गैसियस मिक्सचर का मतलब ये हुआ कि ए और बी दोनों को मिला करके हम एक सिस्टम ट्रीट कर रहे हैं, ए और बी दोनों को लेकर के। तो अगर दोनों को लेकर के एक सिस्टम अगर मानेंगे तो उसके लिए क्या लगेगा, उसके लिए अगर हम लोग लगाएंगे आइडियल गैस इक्वेशन
तो पार्शियल प्रेशर ना ए का होगा ना तो बी का होगा, टोटल प्रेशर होगा। तो पी लिखेंगे, टोटल प्रेशर पी, वॉल्यूम भी भी रहेगा, मोल कितना हो जाएगा दोनों को मिला करके, तो इसका मतलब ए का मोल Na है, बी का मोल Nb है, तो Na प्लस Nb हो जाएगा टोटल मोल इनटू R, टेंपरेचर T रहेगा, क्योंकि टेंपरेचर और वॉल्यूम कांस्टेंट। ये इसको इक्वेशन थर्ड मान लेते हैं। अब क्या करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट को थर्ड में आप भागा दो। फर्स्ट को अगर थर्ड में भागा देते हैं तो साफ साफ दिख रहा है कि पहला को अगर तीसरे में अगर भागा देंगे, ठीक है, LHS को LHS से, RHS को RHS से, तो आपका V भी कटेगा तो P अपॉन P आएगा, और उधर आपका RT RT कटेगा, Na अपॉन Na प्लस Nb आएगा, मतलब Pa बटा P बराबर Na बटा Na प्लस Nb आएगा। और इसको आप क्या लिख सकते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ A। अब P से गुना हो जाएगा तो देखो Pa बराबर कितना, Pa बराबर मोल फ्रैक्शन ऑफ A और ठीक है A मान लेते हैं, YA ले लेते हैं, क्या दिक्कत है, इनटू टोटल प्रेशर P। देखो P बराबर कितना है, YA इनटू P। सिमिलरली उसी प्रकार अगर PV निकालेंगे तो PV बराबर कितना आएगा, YB इनटू P आएगा। तो इस हिसाब से कह सकते हैं 10, कहां लिखें, यहां लिखते हैं 10, इस प्रकार से कि किसी भी कंपोनेंट का जो पार्शियल प्रेशर होगा, पार्शियल प्रेशर होगा वो बराबर होगा, ठीक है, मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज इनटू टोटल प्रेशर, इनटू टोटल प्रेशर, इसके बराबर पार्शियल प्रेशर बराबर मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज इनटू टोटल प्रेशर। इस प्रकार से हम ये प्रूफ करते हैं। इसके बाद क्या करते हैं कि राउल्स लॉ और डॉल्टन्स लॉ को कंबाइन करेंगे, क्योंकि मैंने आपको ये फील कराया था कि राउल्स लॉ का पार्शियल प्रेशर और डॉल्टन्स लॉ का जो पार्शियल प्रेशर है वो दोनों सेम है, दोनों प्रेशर सेम ही है, बस अंतर है ना, फॉर्मूला का अंतर है। हालांकि अगर आप प्रैक्टिकल वैल्यूज अगर रखोगे, है ना, प्रैक्टिकल वैल्यूज कहने का मतलब कि अगर आप रखते हो कि पार्शियल प्रेशर अकॉर्डिंग टू डॉल्टन्स लॉ P बराबर Y इनटू P, मतलब Y इनटू P रखोगे, अब P कैलकुलेट करोगे, और अगर प्रैक्टिकल डेटा के आधार पे अगर PA नॉट इनटू X रखोगे तो यहां से जो मिलने वाला P है और वहां से मिलने वाला P है, दोनों सेम होगा। तो पहले आप इसको नोट करो, फिर उसके आगे देखते हैं, ठीक है, इसको नोट करो। इसके बाद हम लोग देखेंगे डॉल्टन्स लॉ और राउल्स लॉ का कंबाइंड फॉर्म देखते हैं। फ्रॉम या ऐसे लिखते हैं, कंबाइंड फॉर्म ऑफ राउल्स लॉ एंड डॉल्टन्स लॉ, ठीक है। फ्रॉम राउल्स लॉ, राउल्स लॉ से हम लोग पार्शियल प्रेशर क्या पढ़ेंगे, P बराबर Pa नॉट इनटू X से आपका लिक्विड फेज में मोल फ्रैक्शन है, और PV क्या पढ़े हम लोग, PV नॉट इनटू XV। जबकि हम लोग फ्रॉम डॉल्टन्स लॉ, डॉल्टन्स लॉ से हम लोग क्या पढ़े, पार्शियल प्रेशर A का Pa बराबर मोल फ्रैक्शन किसमें, वेपर फेज में, मतलब YA इनटू टोटल प्रेशर। टोटल प्रेशर हम लोग बार बार P मान रहे थे, P मान लीजिए, ठीक है। उसी प्रकार PV कितना लिखेंगे, PV बराबर YB इनटू P, ये हो जाएगा। तो नाउ तो हम लोग ये भी तो लिख सकते हैं, क्योंकि P बराबर P नॉट इनटू X है, और यहाँ पे P बराबर Y इनटू P, तीन दोनों को बराबर लिख सकते हैं, अर्थात हम ये भी तो लिख सकते हैं P बराबर कितना, P बराबर P नॉट इनटू X है। ये P पार्शियल प्रेशर किसके अकॉर्डिंग हो, राउल्स लॉ के अकॉर्डिंग, और यही P किसके बराबर हो सकता है, YA इनटू P के बराबर हो सकता है, ये किससे, डॉल्टन्स लॉ से। उसी प्रकार PV बराबर कितना, PV नॉट इनटू XB, YB इनटू कितना, P, YB इनटू P। ये काफी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप ध्यान रखें, मैं आपको बोल भी रहा हूं कि राउल्स लॉ के द्वारा पार्शियल प्रेशर और डॉल्टन्स लॉ के द्वारा पार्शियल प्रेशर जो दिया हुआ फॉर्मूला वो दोनों सेम, इसलिए हम इसको इक्वेट करके कैसे लिख सकते हैं। अब हम लोग को रिलेशन डेवलप करना था किसके बीच में, टोटल वेपर प्रेशर अर्थात वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज अर्थात YY के टर्म्स में। देखते हैं जरा अगेन,
और काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है वो फॉर्मूला। अगेन चूंकि हम जैसा कि जानते हैं कि x से प्लस एक्स बी बराबर कितना 1, जो अभी हम लोग सिस्टम पढ़ रहे हैं उसमें दो कंपोनेंट a और b था, तो x से प्लस एक्स बी बराबर 1। हम लोग x से की जगह पे यहां से x से की जगह पे क्या हम लोग y इंटू पी अपॉन पी नॉट लिख सकते हैं? y a अप इंटू पी अपॉन कितना पी ए नॉट। एक्स बी की जगह पे वाई बी इंटू पी अपॉन कितना पी बी नॉट बराबर कितना 1 लिख सकते हैं। अब देखो इन दोनों में p कॉमन है, तो p जैसे ही किए कि ये y अपॉन पी ए नॉट, वाई बी अपॉन पी बी नॉट बराबर कितना 1। तो p को उधर भेजेंगे तो क्या इसको हम लिख सकते हैं 1 बटा p, इधर गया 1 बटा p बराबर वाई ए बटा पी ए नॉट प्लस वाई बी बटा पी बी नॉट। देखो ये जो फॉर्मूला आपका है वो काफी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वो इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि एक सेकंड, तो अभी हम लोग कंबाइंड फॉर्म देख रहे थे डाल्टन्स लॉ और रॉल्स लॉ का, जो कि फाइनली हम लोग यहाँ पे आए निष्कर्ष पे कि पी ए नॉट एक्स से बराबर वाई इंटू पी इस प्रकार से। और मैंने आपको एक चीज बोला भी था कि कई बार बहुत सारे क्वेश्चंस में टोटल प्रेशर अगर आपको निकालने के लिए कहता है इस कंडीशन के लिए, तो उसमें लिक्विड फेज की मोल फ्रैक्शन के बजाय वेपर फेज की मोल फ्रैक्शन को मेंशन करता है। तो अगर वेपर फेज का मोल फ्रैक्शन दिया होगा, टोटल प्रेशर निकालना है, तो आप इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग काम कर सकते हो। क्योंकि 1 बटा पी, पी आपका क्या है सॉल्यूशन का प्रेशर, पी जो है ये क्या है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। और y एंड वाई भी क्या है आर मोल फ्रैक्शन है ऑफ ए एंड बी इन वेपर फेज। और आप पी नॉट पी वी नॉट तो जान ही रहे हैं, पी नॉट क्या है आपका, पी ए नॉट आपका है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए और पी बी नॉट आपका वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बी नॉट। तो थोड़ा एक चीज देखो, ठीक है, ये फॉर्मूला भी आया हमारा y और y के टर्म्स में, और x के टर्म्स में क्या है आपका फॉर्मूला, x के टर्म्स में आपका फॉर्मूला p बराबर पी ए नॉट इनटू x ए और पी बी नॉट इनटू x बी। तो ये आपका फॉर्मूला है, ठीक है। तो लंबे समय तक फॉर्मूला को याद रखने के लिए आप एक चीज देखो कि p बराबर जैसे आपका पी ए नॉट इनटू x ए प्लस पी बी नॉट इनटू x बी है, तो अगर आपको ये जो फॉर्मूला मिला टोटल प्रेशर है ना सॉल्यूशन का, वो मोल फ्रैक्शन लिक्विड फेज में ए और बी के टर्म्स में, तो वो इस तरह से आ रहा है। अगर आपको वेपर फेज में इसी फॉर्मूला को ले जाना है, तो आप क्या कि जितने भी प्रेशर उसको पलट दीजिए, प्रेशर उसी पलटना है। तो 1 बटा पी, तो 1 बटा पी हो गया, पी ए नॉट है 1 बटा पी ए नॉट, तो 1 बटा पी ए नॉट एक्स की जगह वाई है, फिर ये पी वी नॉट है 1 बटा पी वी नॉट इनटू एक्स की जगह पे वाई। तो फॉर्मूला को लंबे समय तक याद रखें कि आप ये थोड़ा सा ट्रिक अपना सकते हो, ये याद रहेगा तो ये भी याद होगा, बस प्रेशर को आपको पलट देना है। तो ये रहा आपका कंबाइंड फॉर्मूला रॉल्स लॉ एंड डाल्टन्स लॉ। ये आप पहले नोट करो इसको, इसके बाद फिर देखते हैं। तो ये आपका सेकेंड केस पूरी तरह से खत्म हो गया। सेकेंड केस हम लोग पढ़ रहे थे वोलेटाइल सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का दोनों वोलेटाइल हो तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या होगा। इसके बाद अब आप क्वेश्चन पे अगर बात करें तो जो बच्चे ग्लोबल केमिस्ट्री क्लासेस में पढ़ते हैं उन बच्चों से मैं ये कहना चाहता हूँ कि अब आप लोग असाइनमेंट बना सकते हो। असाइनमेंट में वेपर प्रेशर से जो रिलेटेड 1 से 16 सवाल है, टोटल आपका 1 से 16 सवाल बच जाएगा 1 to 16। लास्ट क्लास में मैंने आपको 1 से 4 कहा था और 10 से 15, तो 1 से 4 10 से 15 अर्थात 5 से 9 अब बना लीजिएगा जा करके, और 16 लास्ट क्वेश्चन 16 अब आपका बन जाएगा, ठीक है। तो मैं इसके बाद क्वेश्चन करा दूंगा 1-2 क्वेश्चन हालांकि, ठीक है। तो देखते हैं इसके बाद अब कोई केस नहीं है, हालांकि मैं आपको एक स्पेशल केस पढ़ाऊंगा। चूंकि मैंने पहले ही बोला था कि सॉल्वेंट और सॉल्वेंट के नेचर के आधार पे टोटल आपका 2 ही केस बन पा रहा था, एक में सॉलिड वोलेटाइल एक नॉन वोलेटाइल और दूसरा दोनों का दोनों वोलेटाइल। दोनों नॉन वोलेटाइल हो नहीं सकता, तो केस तो हम लोग पढ़ेंगे नहीं। अच्छा, तो एक स्पेशल केस पढ़ेंगे। वो स्पेशल केस क्या है, हम लोग एक मिक्सचर का वेपर प्रेशर सीखेंगे। मिक्सचर का, मैं मिक्सचर इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हम लोग वैसे मिक्सचर का वेपर प्रेशर पढ़ने जा रहे हैं जिसमें 2
दो कंपोनेंट जो कि इमिसिएबल हो बट वोलेटाइल हो, मतलब दो वोलेटाइल कंपोनेंट जो कि इमिसिएबल हो। इमिसिएबल का मतलब होता है आपस में नहीं मिलने वाला, और आपस में अगर नहीं मिलेगा तो आप वैसे सिस्टम को क्या बोलेंगे, सॉल्यूशन नहीं, मिक्सचर। इसलिए हम बोल रहे हैं कि हम लोग वैसे मिक्सचर का वेपर प्रेशर पढ़ने जा रहे हैं जिसमें दो वोलेटाइल कंपोनेंट हो लेकिन वो दोनों कैसा हो, इमिसिएबल, उसके बारे में पढ़ेंगे, देखेंगे। केस स्टडी या स्पेशल केस बोल सकते हैं इसको लोग, स्पेशल केस देखते हैं। वेपर प्रेशर ऑफ ए मिक्सचर, vapor pressure of a mixture, vapor pressure of a mixture of two immiscible volatile liquid, मतलब दो लिक्विड क्या हो, वोलेटाइल हो लेकिन क्या हो, इमिसिएबल हो, मतलब आपस में नहीं मिलता, तो उसको हम मिक्सचर बोलेंगे। उस मिक्सचर का वो वेपर प्रेशर पढ़ने जा रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल पानी, पेट्रोल, दोनों वोलेटाइल है और दोनों इमिसिएबल है, इस तरह का कोई सिस्टम है, उसका वेपर प्रेशर कैसे निकालेंगे। तो जैसे एक हम क्लोज कंटेनर लेते हैं, ठीक है, ये क्लोज कंटेनर है और इसमें हम लोग दो इमिसिएबल लिक्विड लेके आते हैं। एक मान लो कि लिक्विड ए है और एक लिक्विड मान लो बी है। ए लिक्विड आपका वोलेटाइल है और बी लिक्विड वोलेटाइल, बट दोनों क्या है, इमिसिएबल है, मतलब दोनों आपस में मिक्स नहीं हो रहा है। तो मिक्स नहीं हो रहा है तो जिस लिक्विड का डेंसिटी ज्यादा होगा वो नीचे रहेगा और जिस लिक्विड का डेंसिटी कम होगा वो ऊपर में फ्लोट करेगा लिक्विड, ठीक है। तो मान लेते हैं कि ए का डेंसिटी ज्यादा है तो ए वाला जो लिक्विड है वो तो नीचे रहेगा, ऐसे, ये ए है मान लो ए, और एक लिक्विड बी है जो कि कम डेंसिटी, इसका मतलब इसके ऊपर क्या होगा, फ्लोट करेगा। तो उसको अलग दिखाने के लिए इसको क्रॉस करके दिखाते हैं। मतलब इस तरह से ये लिक्विड आपका बी है और दोनों ये मिक्सेबल है क्योंकि एक के ऊपर दूसरा है, पूरी तरह से मिला नहीं है, और दोनों वोलेटाइल है तो ऑब्वियस ऊपर में दोनों का वेपर बनेगा, ए और बी दोनों आएगा, ए और बी क्या होगा, दोनों आएगा, ए और बी, और इन दोनों के बीच में जब इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाएगा, अब जो पार्शियल जो वेपर प्रेशर रहेगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, वेपर प्रेशर ऑफ मिक्सचर, सॉल्यूशन मिक्सचर। तो इसी को हमको कैलकुलेट करना है, पी को, ठीक है, पी मान लेते हैं, पी को कैलकुलेट करना है। तो पहला चीज ये कि ऐसे सिस्टम के लिए राउल्स लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। क्यों राउल्स लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा? क्योंकि मैंने आपको समझाया था कि राउल्स लॉ लिक्विड सॉल्यूशन के लिए एप्लीकेबल होता है, हालांकि मिक्सचर है। तो एक लाइन हम यहां लिख सकते हैं कि राउल्स लॉ इज नॉट एप्लीकेबल फॉर, किसके लिए, फॉर मिक्सचर ऑफ टू, या फॉर मिक्सचर ऑफ इमिसिएबल volatile liquid. क्यों? Because there is no mixing, क्योंकि दोनों के बीच में मिक्सिंग नहीं हो रहा है, because there is no mixing between A and B, A और B के बीच में किसी प्रकार का कोई मिक्सिंग नहीं हो रहा है। एंड इसका मतलब ये हुआ, ऐसे लिखते 10 इस प्रकार, A and B will behave, कैसे बिहेव करेगा, behaves as pure component, ये आपस में प्योर कंपोनेंट की तरह बिहेव करेगा, प्योर कंपोनेंट्स, ठीक है। राउल्स लॉ एप्लीकेबल नहीं होंगे क्योंकि ए और बी पूरी तरह से मिक्स नहीं हो पा रहा है, अर्थात है ना, आपका होमोजेनियस मिक्सचर नहीं हुआ, सॉल्यूशन नहीं हुआ, इसलिए एप्लीकेबल नहीं है। और ए और बी एक दूसरे, ए और बी कैसे बिहेव करेंगे, प्योर कंपोनेंट्स की तरह बिहेव करेंगे। तो मैंने लिखा 10 इस प्रकार, ए एंड बी विल बिहेव एज प्योर कंपोनेंट्स। इसके बाद देखते हैं नाउ, तो अगर ए और बी प्योर कंपोनेंट की तरह बिहेव करेगा तो ए के द्वारा जो प्रेशर लगेगा पीए, पार्शियल प्रेशर, वो सीधा सीधा पी नॉट के बराबर हो जाएगा, क्योंकि मिक्स हुआ नहीं तो कोई फ्रैक्शन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, पी नॉट।
प्योर कंपोनेंट के बराबर हो जाएगा, और बी किसके बराबर हो जाएगा, पार्टिसिपेशन ऑफ बी पीवी नॉट के बराबर हो जाएगा। तो इसलिए आपका वेपर प्रेशर ऑफ मिक्सचर, अगर आप इसको P मान लेते हो, P, तो ये P कितने के बराबर आएगा, P बराबर आएगा, P बराबर आएगा PA प्लस PB होता, और PA किसके बराबर है, PA नॉट, और PB किसके बराबर है, PB नॉट। तो ये आ जाएगा आपको, ऐसे करके हम लोग निकाल सकते हैं ये फॉर्मूला। क्या, चलिए ठीक है, इसके बाद देखते हैं जरा। अब देखो क्या है कि ये जो स्पेशल केस जो मैंने आपको पढ़ाया है, इस केस से जो क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो ज्यादातर जो क्वेश्चन है वो आपसे उसमें पूछता है कि जब ए और बी इमिसिबल है, तो इवेपोरेट होने के बाद जब वेपर फॉर्म में है, तो वेपर फॉर्म में बताइए कि उन दोनों का मास का रेशियो क्या है, उनके मोल का रेशियो क्या है, इस तरह का वगैरह क्वेश्चन आता है। तो हम क्या करते हैं, थोड़ा इसको और सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं, ताकि आपको वो रिलेशन पता होना चाहिए और क्वेश्चन हमारा तुरंत बन जाए जैसे, ठीक है, देखेंगे जरा। तो ये तो आपका हो गया टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन PA नॉट प्लस PB नॉट। देखते हैं इसके बाद अगेन फ्रॉम राउल्स लॉ, सॉरी डॉल्टन्स लॉ। डॉल्टन्स लॉ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, वेपर फेज के लिए एप्लीकेबल होता है डॉल्टन्स लॉ। अगर हमको लुक लिखना है तो हम लोग लिख सकते हैं PA बराबर कितना, YA इनटू टोटल प्रेशर P, ठीक है। तो यहां से YA कितना लिख सकते हैं हम लोग, YA बराबर PA अपॉन P, अब PA को लिख सकते हैं PA नॉट, अब P को लिख सकते हैं PA नॉट प्लस PB नॉट। सिमिलरली YB को भी हम लोग क्या लिख सकते हैं, YB को क्या लिख सकते हैं, PB नॉट PA नॉट प्लस PB नॉट लिख सकते हैं ऐसे, है ना। यहाँ पे PB होता है, यहाँ P होता है, तो PB की जगह PB नॉट, P की जगह पे PA नॉट प्लस PB नॉट, ठीक है, ये ऐसे लिखा मैंने। अब क्या करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट, इसको इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं, दोनों को डिवाइड करते हैं, फर्स्ट को सेकंड में डिवाइड करते हैं, फर्स्ट डिवाइडेड बाय सेकंड, तो क्या आएगा हमारे पास y अपॉन YB, ठीक है। मतलब वेपर फेज में A और B का जो मोल फ्रैक्शन का जो रेशियो आ रहा है हमारे पास कितना आ रहा है, PA नॉट अपॉन PB नॉट, क्योंकि ये दोनों तो कट जाएगा, जो डेटा दोनों कट जाएगा। अच्छा, अब y को कितना लिख सकते हैं हम लोग, y को लिख सकते हैं Na अपॉन Na प्लस Nb, और yb को कितना लिख सकते हैं, Nb अपॉन Na प्लस Nb, ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो PA नॉट ये PB नॉट, तो आपके पास क्या आ रहा है, जब देखते हैं यहाँ पे हमारे पास आया Na अपॉन Nb, मतलब A और B का मोल का रेशियो बराबर है PA नॉट अपॉन PB नॉट, PA नॉट अपॉन PB नॉट। तो ये रिलेशन अगर पूछेगा कि इक्विलिब्रियम, सॉरी इक्विलिब्रियम में बोल रहा हूं, अगर आपसे पूछेगा कि ऐसे सिस्टम में अगर A और B, ठीक है, वेपर फेज में, तो उनके मोल का रेशियो क्या होगा, PA नॉट PB नॉट दिया हुआ है, तो मोल का रेशियो PA नॉट और PB नॉट के रेशियो के बराबर होगा, डायरेक्ट हम वैल्यू रख करके आराम से काम कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद एंड कभी-कभी वेट पूछता है, वेट का रेशियो बताइए, तो आप क्या कर सकते हैं, इसको दोनों वेट के फॉर्म में, तो Na मतलब मोल ऑफ A, तो हम लोग कितना लिख सकते हैं, गिवन मास A का बटा मोलर मास Ma डिवाइडेड बाय Nb को कितना लिख सकते हैं, Nb को गिवन मास, तो गिवन मास तो यहाँ पे आ जाएगा, गिवन मास कितना हो जाएगा, WB मान लेते हैं B का, इनटू मोलर मास ऊपर चला गया Mb बराबर कितना, PA नॉट आइए PB नॉट, तो यहाँ से मास का रेशियो WA अपॉन WB बराबर कितना आएगा, PA नॉट PB नॉट इनटू उधर चला जाएगा, तो ये MA बटा कितना MB, मतलब मास का जो रेशियो होगा वो बराबर होगा उनके प्योर वेपर प्रेशर के रेशियो इनटू उनके मोलर मास के रेशियो के मल्टीप्लिकेशन के बराबर, यही ना, ये आएगा क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये थोड़ा केस आप मैंने आपको स्पेशल केस पढ़ाया है, इस पे क्वेश्चन आता है, और मैं अभी इसके बाद जस्ट इस पे एक क्वेश्चन करा देता हूँ, ठीक है। उसके बाद जो पहले हम लोग पढ़े उस पे एक दो क्वेश्चन करा देते हैं, ठीक है। तो इसको पहले आप लोग नोट कर लो।
अभी जो मैंने आपको स्पेशल केस पढ़ाया था उसके आधार पे हमने एक क्वेश्चन लिया है। जो बच्चे ग्लोबल केमिस्ट्री क्लासेस में पढ़ते हैं ये क्वेश्चन एक्सरसाइज 2 में क्वेश्चन नंबर 17 है, ठीक है। और जो बच्चे बाहर वाले जो देख रहे होंगे उनके लिए मैंने क्वेश्चन यहाँ पे लिख दिया है। क्वेश्चन है आपका व्हेन द मिक्सचर ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड, क्वेश्चन में पहले से बोला गया दो इमिसिबल लिक्विड है वाटर और नाइट्रोबेंजीन, बॉयल्स एट 372 केल्विन, 372 केल्विन पे ये क्या होता है बॉयल्स करता है। एंड द वेपर प्रेशर एट दिस टेम्परेचर, इस टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर आर 97.7 किलो पास्कल ऑफ वाटर H2O एंड 3.6 किलो पास्कल ऑफ नाइट्रोबेंजीन, इसका दोनों का वेपर प्रेशर दिया हुआ है। तो आपसे बोला गया कैलकुलेट द परसेंटेज वेट ऑफ नाइट्रोबेंजीन इन द वेपर, मतलब वेपर में नाइट्रोबेंजीन का परसेंटेज वेट क्या होगा। तो पहले जो हमको निकालना है उसके अकॉर्डिंग सोचते हैं कि हमको चाहिए क्या क्या। अगर आपको परसेंटेज वेट निकालना है तो उसका वेट अपॉन टोटल वेट इनटू 100 यही तो करना है। और उसके क्रम में कहीं ना कहीं आपको दोनों का वेट का रेशियो चाहिए, कंफर्म है दोनों का वेट का रेशियो चाहिए, क्योंकि उसका वेट बटा टोटल वेट, तो आपको कहीं ना कहीं परसेंटेज वेट निकालना है अगर आपको, तो कहीं ना कहीं रेशियो चाहिए। तो हम रेशियो निकाले थे, रेशियो का फॉर्मूला पढ़ाए थे आपको क्या कि जो उनका रेशियो होगा वो उनके पार्शियल प्रेशर और उनके मोलर मास के रेशियो के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होगा। तो देखते चले यहाँ पे, मतलब अगर हम लोग बात करें वाटर का मास H2O बटा नाइट्रोबेंजीन W ऑफ N लिख देते हैं, ये H2O ठीक है, और नाइट्रोबेंजीन के लिए NB लिख देते हैं नाइट्रोबेंजीन, ठीक है NB शॉर्टली लिख देता हूं N.B नाइट्रोबेंजीन बराबर कितना होगा प्योर P नॉट किसका वाटर का H2O का अपॉन P नॉट किसका नाइट्रोबेंजीन NB का इनटू मोलर मास ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय है ना मोलर मास ऑफ नाइट्रोबेंजीन NB। चलिए वैल्यू रखते हैं, इस तो अपने को पता है P नॉट वाटर का कितना दिया 97.7 किलो पास्कल और इसका कितना 3.6 ये हो गया इनटू मोलर मास ऑफ वाटर कितना 18 और नाइट्रोबेंजीन का मोलर मास निकालना है तो C6H5NO2 है, इसको निकालना पड़ेगा। तो 12 से 72 और 5 77 77 हो गया और नाइट्रोजन का कितना होता है 77, तो ये हो गया C6H5 का। नाइट्रोजन का होता है कितना 14 और ऑक्सीजन का होता है 16, तो ऑक्सीजन का 16 गुना 32, तो 4 2 6 6 12 1 13 3 हासिल 1 8 9 और 3 12 123 आएगा, तो 123। ये आपका क्या निकल गया किसका वेट H2O का वेट और नाइट्रोबेंजीन का वेट का रेशियो निकल गया। इतना हम सॉल्व नहीं करने जा रहे, आपको खुद कर लेना अगेन। अब इसके बाद देखते हैं जरा, हमको निकालना है परसेंटेज वेट, परसेंटेज वेट ऑफ नाइट्रोबेंजीन NB, नाइट्रोबेंजीन शॉर्टली लिख दे रहा हूं मैं NB, तो बराबर कितना होगा वेट ऑफ कितना लिखोगे उसका वेट बटा टोटल वेट, तो वेट ऑफ नाइट्रोबेंजीन अपॉन वेट ऑफ टोटल वेट, वेट ऑफ H2O प्लस वेट ऑफ नाइट्रोबेंजीन इनटू कितना 100। तो इंडिविजुअल वेट तो आप निकालेंगे ही, इसका वेट रख दोगे। एक तरीका ये है कि अगर आप दोनों में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अगर आप नाइट्रोबेंजीन के वेट से भागा दे देते हो, ठीक है दोनों तरफ, तो क्या हो जाएगा आपका परसेंटेज वेट ऑफ नाइट्रोबेंजीन NB बराबर दोनों में भागा दे रहे हैं किससे वेट ऑफ नाइट्रोबेंजीन से। तो पहले से ऊपर में वेट ऑफ नाइट्रोबेंजीन है, मैं भागा दे रहा हूं वेट ऑफ नाइट्रोबेंजीन, तो उसको बैलेंस करने के नीचे वाले में भी देना पड़ेगा, तो वेट ऑफ H2O प्लस वेट ऑफ नाइट्रोबेंजीन डिवाइडेड बाय वेट ऑफ नाइट्रोबेंजीन इनटू पहले से कितना है 100, तो ये तो कट जाएगा एक। इसको हम लोग अलग अलग करेंगे, तो एक बटा इसको अलग अलग करेंगे, तो ये वेट ऑफ H2O प्लस वेट ऑफ नाइट्रोबेंजीन ये प्लस कितना हो जाएगा 1 इनटू 100। तो ये जो वैल्यू जो यहाँ पे है इस वाले वैल्यूज को क्या करो यहाँ से, ये जो आप निकाले हो इस इक्वेशन को यहाँ पे रख दो, ये वैल्यू जैसे ही रखेंगे तो हमारा परसेंटेज वेट ऑफ नाइट्रोबेंजीन आ जाएगा। इस तरह सॉल्व कर लेंगे। तो ये आप लोग नोट करो, फिर आगे देखते हैं हम लोग। तो इसके बाद हम लोग दो क्वेश्चन लिए आपके सामने। एक क्वेश्चन आपका एक्सरसाइज फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 5 है और एक क्वेश्चन 12 है। हालांकि मैंने जो 12 कराऊंगा वो लास्ट क्लास में जो मैंने आपको दिया था 1 से 4 और 10 से 15, तो उसका एक क्वेश्चन मैंने लिया है।
और एक क्वेश्चन ये जो हमने लिया एक्सरसाइज फर्स्ट का, जो मैंने बोला आपको कि आज की जो थ्योरीज पढ़े थे केस 2, उस थ्योरीज के अकॉर्डिंग आपका क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर के 9 तक और 16 ये आपका बनने वाला था। तो उसमें मैं एक क्वेश्चन करा दे रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा समझते हैं। तो कोई चीज मैं बोल रहा हूँ कि हम लोग बहुत सारे फॉर्मूलाज पढ़े, ठीक है। हम लोग केस 1 में एक फॉर्मूला पढ़े, केस 2 में पढ़े, फिर स्पेशल केस में फॉर्मूला पढ़े। तो ऐसे तो बहुत सारे हम लोग फॉर्मूला पढ़े। तो कौन से क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला लगेगा, इसके लिए सबसे पहले तो आपको केस एनालाइज करना पड़ेगा, केस को डिफाइन करना पड़ेगा कि जो क्वेश्चन हमको मिला उस क्वेश्चन में कौन सा केस एप्लीकेबल है, कौन सा केस आ रहा है। अगर आप क्वेश्चन में केस को ढूंढ लेते कि इस केस ये वाला केस मैच कर रहा है, तो ऑब्वियस फॉर्मूला लगाना आपके लिए आसान हो जाएगा। अच्छा, एक बात मैंने ये भी बोला था कि कई बार आपको क्वेश्चन में वोलेटाइल नॉन वोलेटाइल वगैरह मेंशन नहीं करता है, तो मैंने उसके लिए एक आपको ट्रिक बताया था कि अगर कोई कंपोनेंट वोलेटाइल है तो इसका मतलब समझना कि उसका अगर वेपर प्रेशर दिया हुआ है या इनडायरेक्टली रूप से पूछ रहा है, तो इसका मतलब समझ लो कि वो कंपाउंड क्या है, वोलेटाइल है। और अगर उसके वेपर प्रेशर नहीं दिए हुए हैं या क्वेश्चन में नहीं पूछा जा रहा है, इसका मतलब वो क्या है, नॉन वोलेटाइल। आपको ये ध्यान रखना है। चलिए देखते हैं जरा, क्वेश्चन है हमारे पास, द वेपर प्रेशर ऑफ इथेनॉल एंड मिथेनॉल आर 44.5 mm और 88.7 mm ऑफ Hg रिस्पेक्टिवली। अब देखो ना, एक सॉल्यूशन तैयार किया गया इथेनॉल और मिथेनॉल का, और दोनों का वेपर प्रेशर दिया हुआ है। द वेपर प्रेशर ऑफ इथेनॉल और मिथेनॉल आर इतना, मतलब सॉरी सॉल्यूशन में नहीं बनाया गया। इथेनॉल और मिथेनॉल का वेपर प्रेशर इंडिविजुअली दिया हुआ 44.5 और 88.7 दिया हुआ है mm ऑफ Hg, अलग-अलग दिया हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं मतलब इथेनॉल और मिथेनॉल दोनों का दोनों क्या आपका वोलेटाइल है, वोलेटाइल है क्योंकि उसका वेपर प्रेशर मेंशन किया हुआ है। अब बोल रहा है कि एंड आइडियल सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड एट द सेम टेंपरेचर। एक आइडियल सॉल्यूशन बनाया गया उसी टेंपरेचर पे जिस टेंपरेचर पे इन दोनों का वेपर प्रेशर दिया हुआ है, प्योर कंपोनेंट का, प्योर है ये दोनों वेपर प्रेशर, क्योंकि अलग-अलग मेंशन किया हुआ है, ठीक है। अच्छा, तैयार किया गया कैसे, बाय मिक्सिंग, मिलाकर के कैसे, 60 ग्राम ऑफ इथेनॉल विद 40 ग्राम ऑफ मिथेनॉल, मतलब 40 ग्राम मिथेनॉल को 60 ग्राम इथेनॉल के साथ मिला करके एक आइडियल सॉल्यूशन प्रिपेयर किया गया। तो उस सॉल्यूशन का पूछ रहा है आपसे, कैलकुलेट टोटल वेपर प्रेशर सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन का बताइए वेपर प्रेशर क्या होगा। तो मेरे को देखने से साफ-साफ लग रहा है कि केस 2 वाला हिसाब किताब है, क्योंकि केस 2 में मैंने आपको पढ़ाया कि दोनों को दोनों क्या वोलेटाइल है, ठीक है। तो देखते हैं जरा, तो केस 2 है, तो इथेनॉल और मिथेनॉल है, एक मिक्सचर है जिसमें इथेनॉल है, E4 मान लेते हैं, E ले लेते हैं, E4 इथेनॉल और M4 मिथेनॉल, ये एक मिक्सचर है, ठीक है। इसमें आपसे पूछ रहा है, तो देखो सबसे पहले लिखते हैं ऐसे, P E, यहाँ E लिख देते हैं, इथेनॉल हो गया, PE0, इथेनॉल का प्योर वेपर प्रेशर कितना, 44.5 mm ऑफ Hg, और PM0 मिथेनॉल का वेपर प्रेशर, प्योर वेपर प्रेशर कितना, 88.7 mm ऑफ Hg। इस तरह से रिप्रेजेंटेशन का लिखने की आदत डालो, बार-बार इथेनॉल मिथेनॉल लिखने से अच्छा है कि उसको शॉर्टली ऐसे लिख सकते, ठीक है। इसके बाद देखते हैं, इसके बाद अब क्या दिया हुआ है, प्योर तो दिया हुआ है। इसके बाद सॉल्यूशन में इथेनॉल का 60 ग्राम है, अब मिथेनॉल का 40 ग्राम है, मतलब वेट W क्या, इथेनॉल E कितना दिया हुआ है, 60 ग्राम। अगर इसके मोलर मास की मैं बात करूं, मोलर मास M की मैं बात करूं, M इथेनॉल का फॉर्मूला कितना होता है, C2H5OH, ये होता है ना इथेनॉल। तो मोलर मास कितना आ जाएगा इसका, तो आप निकाल सकते हो, कार्बन कितना है 2, हाइड्रोजन कितना है 6, एक ऑक्सीजन है, तो एक कार्बन का कितना 12, 12 24 और 6 30 और 16 46, 46, ये 46 इसका हो जाएगा मोलर मास। उसी प्रकार मास ऑफ W किसका, मिथेनॉल का, WM कितना है 40 ग्राम, मिथेनॉल 40 ग्राम लिख दिया यहाँ पे, और इसका मोलर मास कितना होगा मिथेनॉल का, CH3OH, फॉर्मूला यही होता है CH3OH मिथेनॉल का। एक कार्बन 12, 4 हाइड्रोजन 4, एक ऑक्सीजन 16, तो 16 4 20 और 12 32, तो इसका हो जाएगा कितना, 32 हो जाएगा, 32 ग्राम पर लीटर, ठीक है। नाउ अब आते हैं, तो जो आपको चाहिए वो सारा डेटा दिया हुआ, आपको बस वैल्यूज रखना है। कैसे, हमको चाहिए वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, दोनों क्या है, वोलेटाइल है। तो वोलेटाइल के केस में आपको प्रेशर कहां है, टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, P बराबर कितना, PA0 x A प्लस PB0 x B। तो यहां पर रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से क्या हो जाएगा, PE0 x E प्लस P0
m into xm, इतना लिख सकते हैं हम लोग। इसके बाद देखते हैं, डायरेक्ट अपन फॉर्मूला पुट कर देना, हम बस यहाँ दिखा दे रहे हैं। P नॉट कितना है 44 पॉइंट कितना 5, 44.5। एक लाइन थोड़ा सा और इसको तोड़ देते हैं, अच्छा रहेगा। देखो P नॉट ऐसे करने देते हैं, ठीक है, और x को कितना लिख सकते हैं मोल ऑफ E और बटा टोटल मोल। तो E का मोल कितना होगा, E का मोल मतलब Ne लिख सकते हैं हम लोग, Ne बटा टोटल मोल Ne प्लस Nm, ठीक है, प्लस P नॉट M, यहाँ पे मोल फ्रैक्शन कितना लिखेंगे Nm बटा Ne प्लस Nm, और सब देखो दिया हुआ है, ये गिवन मास बटा मोलर मास, तो यहाँ से मोल निकाल ही सकते हैं हम लोग। यहाँ से मोल कितना निकल जाएगा Ne बराबर कितना, गिवन मास कितना है 60 बटा 46, ये निकल जाएगा। इसका कितना निकल जाएगा Nm निकल जाएगा कितना, Nm बराबर गिवन मास कितना 40 और मोलर मास कितना 32, ये निकल जाएगा। और इसको सीधा वैल्यूज पुट करना है, तो वैल्यू अगर रखेंगे क्या आएगा, ऊपर मैं कर दे रहा हूँ, ऊपर कर रहा हूँ, तो ये P बराबर, ठीक है, P नॉट कितना है 44.3 इंटू Ne कितना निकाले हम लोग 60 बटा 46, ये नीचे में 60 बटा 46 प्लस 40 बटा 32 प्लस है ना पीएम नॉट कितना है 88.7 और Nm कितना है 40 बटा 32 डिवाइडेड बाय 60 बटा 46 प्लस 40 बटा 32। बस इसको सॉल्व करना है, आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने आपको कराया। अच्छा, इसका क्वेश्चन 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 12 है, हो सकता है कि कुछ बच्चों से बना होगा, कल क्लास में मैंने होमवर्क दिया था, ये हो सकता है नहीं भी बना हो। मैं हालांकि बता दूं कि ये क्वेश्चन जेईई मेंस में पूछा हुआ है, काफी बढ़िया सवाल है जेईई मेंस में। कुछ बच्चे सोच रहे हैं क्वेश्चन में कुछ डेटा जो है मिस है या क्वेश्चन में कुछ प्रॉब्लम है या क्वेश्चन ही गलत है, तो मैं बता दूं क्वेश्चन पूरी तरह से सही है। जो बच्चे इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किए होंगे उनको ये महसूस हो रहा होगा कि क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, हालांकि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे देखते हैं कैसे, तो क्वेश्चन लिखा हुआ है कि द वेपर प्रेशर ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन द वेपर प्रेशर ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इज 750 mmHg, बढ़िया सीखना, एट 373 कैलोरी। तो कैलकुलेट मोलरिटी एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, ये सवाल है। अब देखो क्या है कि एक्वस सॉल्यूशन का मतलब क्या होगा, मतलब एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज का मतलब क्या हुआ कि ग्लूकोज को पानी में डाला गया, एक्वस पानी के लिए आता है, तो है ना, वाटर आपका सॉल्वेंट हो गया, ग्लूकोज आपका सॉल्यूट हो गया। ठीक है, और वेपर प्रेशर ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन मतलब 750 mm ऑफ Hg जो है वो कहीं ना कहीं सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है। ठीक है, अच्छा, दूसरी बात, एट 373 कैलोरी दिया और टेंपरेचर पे, तो कैलकुलेट मोलरिटी एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। अब क्या है कि सर जो हमारे पास अभी जो क्वेश्चन है उसमें सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर मेंशन किया है सॉल्यूशन का, ठीक है, और जो कि 750 mm Hg दिया हुआ है, ठीक है, सॉल्यूशन का। तो वाटर तो हम जानते हैं कि वाटर वोलेटाइल है, वाटर हम लोग पहले जानते हैं कि वो वोलेटाइल है, और ग्लूकोज के बारे में कोई वेपर प्रेशर मेंशन नहीं किया हुआ है ग्लूकोज का, तो इसका मतलब ये होगा कि ग्लूकोज कहीं ना कहीं नॉन वोलेटाइल होगा, ना तो पूछ रहा है ना ही दिया हुआ क्वेश्चन में। तो इसका मतलब ये हुआ कि सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल है और सॉल्वेंट की वाटर वो आपका क्या है वोलेटाइल है, मतलब केस फर्स्ट हो गया। और केस फर्स्ट में मैंने आपको पढ़ाया था, तो केस फर्स्ट में आपका बहुत सारा फॉर्मूला आया होगा, आपको याद होगा, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन निकालना है, हालांकि सॉल्यूशन नहीं निकालना लेकिन आया था वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन बराबर आया था पी नॉट मतलब सॉल्वेंट का प्योर वेपर प्रेशर इनटू क्या आया था, इनटू आया था मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, ये आपका आया था एक फॉर्मूला। एक आया था आपका आरएलवीपी के टर्म्स में पी नॉट माइनस पी अपॉन पी नॉट मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, और पूछा भी जा रहा था मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट कितना होगा। ठीक है, तो साफ साफ दिख रहा है कि अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकालना है तो हमको कहीं ना कहीं पी नॉट माइनस पी अपॉन पी नॉट बराबर एक्स सॉल्यूट वो वाला फॉर्मूला लगाएंगे, निकल जाएगा। अब देखो क्या है कि 750 मतलब पी दिया हुआ है 750 कितना mm ऑफ Hg दिया हुआ है। अब फॉर्मूला में क्या है कि पी नॉट भी चाहिए हमको, सॉल्वेंट का हमको क्या चाहिए पी नॉट चाहिए, पी नॉट मतलब सॉल्वेंट का प्योर वेपर प्रेशर, अब दिया हुआ है नहीं,
तो बच्चों को यही लग रहा है बार बार कि सर अगर हमको x सॉलिड निकालना है तो फॉर्मूला होता है P नॉट माइनस P अपॉन P नॉट इनटू x सॉल्यूट निकालना है, P दिया हुआ है तो P नॉट भी रहना चाहिए तभी तो निकल पाएगा। अब देखो कैसे निकलेगा, ये जो टेम्परेचर दिया 2973 इसी में सारी कहानी छुपी हुई है, 373 केल्विन। अब देखो लिखा है कि एट 373 केल्विन, 373 केल्विन का मतलब होता है एट 373 केल्विन मतलब हुआ कि टेम्परेचर कितना है डिग्री सेल्सियस में 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस। और आपको पता है कि 100 डिग्री सेल्सियस पे कोई भी मैं बोल रहा हूं 100 डिग्री सेल्सियस पे 100 डिग्री सेल्सियस जो है वो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है, वाटर का, ठीक है। और 100 डिग्री सेल्सियस अगर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है तो इसका मतलब ये हुआ कि उसका जो वेपर प्रेशर होगा वो 760 mm ऑफ Hg होगा। क्यों, इसको थोड़ा समझते हैं। मैंने आपको बॉइलिंग पॉइंट का एक डेफिनेशन पढ़ाया था, बॉइलिंग पॉइंट के डेफिनेशन में मैंने पढ़ाया था कि किसी भी मतलब कंपोनेंट का या किसी भी सब्सटेंस का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो एक ऐसा टेम्परेचर होता है जिस टेम्परेचर पे उस सब्सटेंस का वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो जाए, वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो जाए, ठीक है। तो देखो ना बॉइलिंग पॉइंट 100 मेंशन किया 100 डिग्री सेल्सियस और 100 डिग्री सेल्सियस मेंशन किया है और हमको पता है कि 100 डिग्री सेल्सियस अगर बॉइलिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है, इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं अभी जो प्रेशर लगा रहा होगा सॉल्वेंट वो एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर लग रहा होगा और एक्सटर्नल प्रेशर कितना होता है 180 और 180 बराबर 760 mm ऑफ Hg। इसका मतलब कहीं ना कहीं P नॉट कितना है, इसलिए P नॉट कितना है 760 mm ऑफ Hg लेंगे हम लोग, 760 mm ऑफ Hg। नाउ तो निकल जाएगा, कैसे निकालेंगे हम लोग, नाउ P नॉट माइनस P अपॉन P नॉट बराबर x सॉल्यूट। P नॉट कितना है 760, P कितना है 750, 760 बराबर x सॉल्यूट। तो x सॉल्यूट हमको लगता है आएगा आपके पास निकल करके ये 10 ये 760 मतलब 1/76 निकल के आ जाएगा। ऐसे निकल गया पहला क्वेश्चन पे निकल गया आपका मोल फ्रैक्शन सॉलिड का। मोललिटी निकालना है तो मैंने आपको मोललिटी और पार्शियल प्रेशर का इक्वेशन मैंने पढ़ाया था। मोललिटी बराबर कितना P नॉट माइनस P बटा नीचे में याद करो P इनटू 1000 और नीचे में मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट, ये मैंने पढ़ाया था आपको। तो P नॉट कितना है 760 माइनस 750 नीचे 750 इनटू 1000 मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट कितना 18। इसको हम सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा। और कुछ बच्चे ऐसे भी कर सकते हैं कि x सॉल्यूट निकल चुका है तो मैंने आपको कंसंट्रेशन टर्म्स में सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन और मोललिटी में रिलेशन पढ़ाया था। मोललिटी बराबर मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट अपॉन 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इनटू में कितना इनटू मैंने पढ़ाया होगा 1000 बटा मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, तो आप वहां से निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये आपका बन जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है ना कि 373 केल्विन का मतलब 100 डिग्री सेल्सियस और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है। इसका मतलब कि उस समय कहीं ना कहीं उसका जो वेपर प्रेशर होगा एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर होगा। एक्सटर्नल प्रेशर 180 होता है, 180 जिसका मतलब वेपर प्रेशर सॉल्वेंट का कितना हो जाएगा है ना 760 mm। ये इंपॉर्टेंट है। तो आज के इतना ही रहते हैं, अगली क्लास में फिर देखते हैं।